हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 के न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 लेकर आई हूँ। हाल ही में जो सीटेट का रिजल्ट आया है, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर 2 एसएसटी की वजह से क्लियर नहीं हो पाया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एनसीईआरटी की ये सीरीज़ शुरू की है। आप इन वीडियोज़ को देखिए, डेफिनेटली आप नेक्स्ट सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है उसमें अच्छा कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और एसएसटी में अच्छा करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो देर ना करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे चैप्टर का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे प्राचीन काल के जो लोग थे वह शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। शिकार पर ही उनका जो भोजन प्राप्त करने का था वो आश्रित था। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्राचीन काल के जो लोग थे वो कैसे फिर शिकार करते करते भोजन का संग्रह करने लगे, भोजन का जमा करने लगे और कैसे उन्होंने फिर भोजन का उत्पादन तक का सफ़र तय किया। बस इन्हीं बिंदुओं के बीच यह अध्याय घूमता रहेगा। तो चलिए हम अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे आज उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो नर्मदा नदी घाटी के तट पर जो उपमहाद्वीप बसा हुआ था आज से 20 लाख साल पहले, उन्हें हम किस नाम से जानते थे? आखेटक। आखेटक मतलब होता है शिकारी, शिकारी के नाम से जानते थे। लेकिन उन्हें अब हम किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब उन्होंने भोजन का इंतजाम करने की विधि पता लगा ली थी। अब उन्हें ये पता चल गया था कि कैसे भोजन का संग्रह किया जाता है। इसी की वजह से उन्हें अब आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके कई कारण थे। ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके कई कारण थे, जिनमें से पहला कारण है, अगर वे एक ही जगह पे ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भी भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। जाहिर सी बात है, यदि कोई मनुष्य एक ही जगह पर बहुत दिनों तक रहेगा तो वहाँ जो उगने वाले पेड़ पौधे होंगे या फिर जानवर होंगे उसको खाकर एक ना एक दिन तो वो समाप्त कर देगा। फिर आगे के जीवन के लिए उसे भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? इसलिए भी जो आखेटक खाद्य समुदाय के लोग थे इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। इसी का दूसरा कारण है, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ये जो प्राचीन काल के लोग थे उनका तो मुख्य भोजन शिकार से ही प्राप्त होता था। यदि जानवर ही अपने भोजन की तलाश में या फिर जो हिरन और अन्य मवेशी थे जो कि चारा खाते थे वो अपने चारा की तलाश में दूसरी जगह चले जाएंगे तो ये प्राचीन काल के जो लोग थे जो पूर्णतया जानवर पर ही निर्भर थे, उनको भी उनके पीछे जाना होगा अपने भोजन के लिए, क्योंकि अगर यदि जानवर ही चले जाएंगे तो ये फिर अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे? तो इसलिए उनको भी जानवरों के पीछे पीछे जाना पड़ता था अपने भोजन के लिए। ओके, इसी का तीसरा कारण है, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये जो आखेटक खाद्य समुदाय के लोग थे ये अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के जो फल फूल निकलते हैं उनकी तलाश में भी उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में या दूसरी जगह घूमते रहते होंगे। ओके, इसी का चौथा कारण है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता। झीलों नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अब सही बात है, आपको पता है कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो प्राचीन काल में जो ये आखेटक खाद्य समुदाय के लोग थे जो झीलों या नदियों के किनारे बसे थे, तो जब सूखा हो जाता था, जब झीलों और नदियों का पानी सूख जाता था तो पानी की तलाश में भी इन लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये जो पुरातत्वविद होते हैं, जो इतिहास को जानने के लिए खुदाई करते हैं, उन्हें खुदाई में कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनसे यह पता चलता है कि इन वस्तुओं का निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य समुदाय के जो लोग थे वो किया करते थे। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये लोग अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक लोग थे, ये अपने काम के लिए क्या करते थे, तो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे, जिनमें से ये जो पत्थर के औजार हैं वो आज भी बचे हैं और पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पैरों की छाल व जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ औजार प्राप्त हुए हैं, उनमें से कुछ औजारों से यह पता चला है कि इनका उपयोग जो ये आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे, ये फल फूल काटने के लिए या फिर हड्डियों और मांस काटने के लिए, पैरों की छाल व जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ औजारों में लकड़ियों या हड्डियों के मुट्ठे लगे होते थे। ये जो औजार प्राप्त हुए उनमें से कुछ जो औजार थे उनमें क्या था कि लकड़ियों या हड्डियों के मुट्ठे लगे होते थे, पकड़ने के लिए बस लास्ट में ये मुट्ठे लगे होते थे। ओके, आज का हमारा अगला पॉइंट है, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ियों का उपयोग जो है सो ईंधन यानी कि जलावन के अलावा, आग जलाने के अलावा क्या था कि झोपड़ियों यानी कि घर बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। हमारा अगला पॉइंट है, पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था तथा जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये जो पत्थर के औजार थे उसका उपयोग प्राचीन काल के लोग, ये जो खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे, ये किस लिए करते थे, या तो ये जानवरों की खाने योग्य जो जड़ें थी उसको खोदने के लिए करते थे, या फिर जानवरों की खाल से जो वस्त्र बनाते थे उसको सिलने के लिए अक्सर ये पत्थर के औजारों का उपयोग किया करते थे। हमारा अगला पॉइंट है, पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। ये जो खाद्य संग्राहक लोग थे, ये पत्थर के उपकरण इनके लिए बहुत महत्व रखता था, इसलिए ये क्या करते थे, तो ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छी क्वालिटी की पत्थर मिल सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इसके कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से मिले चित्र हैं। ये जो गुफाएं में लोग रहा करते थे, उनकी दीवारों पर कुछ सजीव चित्र मिले हैं जिनमें जंगली जानवरों का इन लोगों ने खाद्य संग्राहक लोगों ने बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जीवित चित्र बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सही का जानवर उस दीवार पे लगा हुआ है, ऐसा कुछ देखने में प्रतीत होता है। जिसके उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए, मध्य प्रदेश से और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से मिले हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये वस्तुएं जमीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। पुरा स्थल किसे कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ से औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुएं के अवशेष प्राप्त किए जाते हैं। ये वस्तुएं कहाँ से मिले हैं, कभी कभी पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान ये वस्तुएं कभी ऊपर से मिले हैं, जमीन के ऊपर से, कभी अंदर से, और कभी कभी तो पुरातत्वविदों को ये वस्तुएं समुद्र और नदी के तल से भी प्राप्त हुए हैं। आज का हमारा अगला पॉइंट है, कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि ये लोग नदियों और झीलों के किनारे रहते थे, तो पुरास्थल जो है वो नदियों और झीलों के किनारे भी बहुत सारे ऐसे पुरास्थल हैं जो पाए गए हैं।
भी अगला पॉइंट है हमारा भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में धूप, बारिश और हवाओं से बचने के लिए रहते थे। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास है। ये भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है, इस पुरा स्थल से गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में क्यों रहते थे? धूप, बारिश और हवाओं से बचने के लिए रहते थे। और ये गुफाएं कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कुरनूल आंध्र प्रदेश से राख के अवशेष मिले हैं। ये जो कुरनूल जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, से क्या मिले हैं? राख के अवशेष, यानी कि स्पष्ट है कि जो खाद्य संग्राहक लोग थे उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था, तभी राख के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है हमारा, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आदि। पुरातत्वविदों का मानना है कि जो आग का इस्तेमाल खाद्य संग्राहक लोग करते थे, वो कई कार्यों के लिए करते थे, जैसे कि प्रकाश रोशनी के लिए या फिर मांस भूनने के लिए। पहले तो वो कच्चा मांस ही खा लेते थे, बाद में उन्होंने धीरे धीरे विकास किया और उन्होंने मांस को भूनना शुरू किया, तो इसलिए भी करते होंगे आग का प्रयोग। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो खतरनाक जो जंगली जानवर थे उनको भी दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग करते होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा है। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बने हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये जो पुरातत्वविद थे उन्होंने आरंभिक काल को क्या कहा है? पुरापाषाण काल कहा है। और यह जो पुरापाषाण शब्द है, यह दो शब्दों पुरा या जिसका अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण जिसका अर्थ होता है पत्थर से बना है। पुरापाषाण काल का समय कितना माना गया है? 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के बीच का जो समय है उसे पुरापाषाण काल कहा जाता है। ओके, हमारा अगला पॉइंट है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य तथा उत्तर पुरापाषाण काल। ये जो पुरापाषाण काल था इसको भी आगे 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है आरंभिक पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल तथा तीसरा है उत्तर पुरापाषाण काल। ओके, हमारा अगला पॉइंट है, मानव इतिहास की 99% घटना इसी काल में घटित हुई। ये जो पुरापाषाण काल का समय था, इसी काल में मानव इतिहास की जो 99% घटना है वो घटित हुई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जैसे कि अचानक से गर्मी बढ़ना हुआ या फिर बारिश होना हुआ, तो उसे क्या कहा जाता है? मेसोलिथ यानी कि मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय कितना माना गया? लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का जो समय है उसे मध्यपाषाण काल कहा गया है। हमारा अगला पॉइंट है, इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ये जो मध्यपाषाण का युग का जो समय था, इस काल में क्या था? तो पाषाण या फिर पत्थर के जो औजार थे वो आमतौर पर जो पुरापाषाण काल की अपेक्षा बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। हमारा अगला पॉइंट है, इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते हैं। हमने पीछे ही पढ़ा है कि जो आखेटक खाद्य संग्रह समूह के लोग थे वो औजारों में हड्डियों या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगाते थे। तो बस यहाँ पे भी वही बात है कि ये मध्यपाषाण काल में भी क्या था कि औजारों और हड्डियों में लकड़ियों के मुट्ठे लगे मिले हैं। हमारा अगला पॉइंट है, नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिसके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। नवपाषाण युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? 10,000 साल पहले से ही मानी जाती है। और लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ कि जलवायु में अचानक से बदलाव आए और गर्मी अचानक से बढ़ने लगी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे कि इसमें हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि ये जो जानवर थे वो घास खाकर ही जिंदा रहते थे। इसलिए जब गर्मी बढ़ी और घास वाले क्षेत्रों का मैदानों का विकास हुआ तो इन जानवरों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में मछली भी भोजन का प्रमुख स्रोत बन गई। ये क्या हुआ, नवपाषाण काल में जो पहले तो सिर्फ जानवर ही लोग खाते थे, पुरापाषाण काल हो या फिर मध्यपाषाण काल हो, लेकिन नवपाषाण पाषाण काल में क्या हुआ कि लोग अब मछली भी मुख्य भोजन के तौर पर खाने लगे थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। क्या हुआ था कि काल जब शुरू हुआ, नवपाषाण युग जब शुरू हुआ, उसी दौरान क्या हुआ कि उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में अलग अलग स्थानों पर गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मनुष्य ने खुद से उगाना शुरू नहीं किया था, अभी प्राकृतिक रूप से ही जो गेहूँ, जौ और धान थे उसके अनाज उगने लगे थे। धीरे धीरे लोगों ने इन अनाजों को खुद से उपजाना शुरू किया होगा और वे कृषक बन गए होंगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे नवपाषाण युग में क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग अनाज को खुद से उगाना शुरू कर दिए और वे धीरे धीरे करके कृषक यानी कि किसान बन गए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे, इन्होंने सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था, कुत्ते का पूर्वज था, कुत्ते का वंशज था। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जंगली जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। धीरे धीरे क्या किया इन लोगों ने, ये जो भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जंगली जानवर थे उनको अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और घास खाते थे। ये जो भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवर थे, ये क्या करते थे, तो झुंड में हमेशा रहते थे और घास खाते थे। हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, लोग अक्सर अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे, ये क्या करते थे, तो ये जो भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जंगली जानवर थे उनकी सुरक्षा अन्य जो खतरनाक जंगली जानवर जैसे हुआ बाघ हुआ, शेर इत्यादि से इनकी रक्षा किया करते थे और धीरे धीरे ऐसा करते करते वे पशुपालक बन गए, पशु पालना उन्होंने शुरू कर दिया। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई सुझाव देना है तो आप अपना सुझाव कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर काम करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।